हम सबने सुना है कि भारत को आज़ादी अहिंसा के रास्ते पर चलकर मिली। लेकिन क्या ये कहानी का पूरा सच है? हमारी आज़ादी की लड़ाई में एक ऐसा भी महानायक था जिसका मानना था कि आज़ादी मांगी नहीं जाती, उसे हासिल किया जाता है, उसे छीना जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उसी वीर की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जिसने अपने दम पर अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। ये सिर्फ एक नारा नहीं है। ये नेताजी की पूरी विचारधारा, उनके पूरे दर्शन का सार है। उनका हर एक कदम, हर एक फैसला इसी एक सोच पर टिका था कि आज़ादी के लिए एक सक्रिय और जोरदार संघर्ष की जरूरत है। तो चलिए उनकी कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं, उस एक फैसले से जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा और भारत के भविष्य का एक नया रास्ता तय कर दिया। तो बात है 1897 की, जब कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। वो बचपन से ही कमाल के ज़हीन थे। स्वामी विवेकानंद के विचारों का उन पर इतना गहरा असर हुआ कि बहुत कम उम्र में ही उनके अंदर राष्ट्रवाद की आग जल उठी थी। और उनकी काबिलियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने इंग्लैंड जाकर उस जमाने की सबसे मुश्किल परीक्षा ICS पास कर ली। सोचिए, एक तरफ थी ICS की नौकरी, मतलब एक शानदार, आरामदायक और ताकतवर जिंदगी की पूरी गारंटी। लेकिन बोस के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था। क्या वो उसी सरकार के नौकर बन सकते हैं जिसने उनके अपने देश को गुलाम बना रखा है? उन्होंने एक पल भी नहीं हिचकिचाया। उस सुरक्षित रास्ते को ठोकर मारकर उन्होंने अपने देश की सेवा का कांटों भरा रास्ता चुन लिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उनका सफर शुरू हुआ और कैसे विचारों के मतभेद ने उन्हें एक बिल्कुल अलग रास्ता बनाने पर मजबूर कर दिया। कांग्रेस में उनका आना किसी तूफान से कम नहीं था। वो इतने लोकप्रिय हुए कि दो बार अध्यक्ष चुने गए। बोस का मानना था कि अब इंतजार का वक्त खत्म हो गया है, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, और वो भी तुरंत। लेकिन उनके ये क्रांतिकारी विचार पार्टी की मुख्य धारा से मेल नहीं खा रहे थे। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने इस्तीफा दिया और अपनी अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक बना ली। देखिए, यहाँ पर मतभेद बिल्कुल साफ था। ये सिर्फ रणनीति का टकराव नहीं था, ये विचारधारा का टकराव था। जहाँ एक तरफ अहिंसा का रास्ता था, वहीं दूसरी तरफ बोस का मानना था कि दुश्मन से आज़ादी पाने के लिए हर तरीका जायज़ है, हर तरीका अपनाना जरूरी है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ये नेताजी के जीवन का सबसे नाटकीय और साहसी अध्याय है। उनका भारत से फरार होना और विदेश में भारत की अपनी सेना बनाना। साल था 1941। अंग्रेजों ने उन्हें घर में ही नजरबंद कर दिया था। उन्हें लगा कि उन्होंने शेर को पिंजरे में बंद कर लिया है, लेकिन वो गलत थे। नेताजी भेस बदलकर एक पठान के रूप में अपने घर से निकले और हजारों मील का खतरनाक सफर तय करके जर्मनी पहुंच गए। दिमाग में सिर्फ एक ही धुन थी, भारत को आज़ाद कराने के लिए दुनिया का समर्थन हासिल करना। और जर्मनी पहुंचकर वो रुके नहीं। उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर बनाया, आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया, जिसकी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजने लगी। और फिर जापान की मदद से उन्होंने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज, यानी भारत की अपनी सेना खड़ी कर दी। और यहीं से मिला हमें वो नारा, जय हिंद, जो आज पूरे देश की पहचान है। पर यह सिर्फ एक सेना नहीं थी। नेताजी ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार, यानी आज़ाद भारत की पहली अस्थायी सरकार का भी ऐलान कर दिया। ये एक बहुत ही बड़ा और सोचा समझा कदम था। इसने उनके संघर्ष को एक राजनीतिक पहचान दी, एक कानूनी वैधता दी। तो ठीक है, फौज बन गई, सरकार बन गई, लेकिन इसका असर क्या हुआ? चलिए अब INA के संघर्ष के असली प्रभाव को समझते हैं, जो जंग के मैदान से कहीं ज्यादा गहरा था। ये एक बहुत ही अहम सवाल है। क्या INA जंग के मैदान पर जीती? इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है, क्योंकि उनकी असली जीत जंग के मैदान पर नहीं बल्कि कहीं और हुई थी। अगर सैन्य नज़रिए से देखें तो INA को बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इसका असली असर तो राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक था। जब 1945 में अंग्रेजों ने INA के सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा चलाया तो पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया। और सबसे बड़ी बात, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के भारतीय सैनिकों के दिल में भी बगावत की चिंगारी सुलगने लगी। और यही थी वो आखिरी चोट। INA ने अंग्रेजों को ये साफ साफ समझा दिया कि अब वो भारतीय सैनिकों पर भरोसा नहीं कर सकते, और यही भारतीय सैनिक तो उनके राज की सबसे बड़ी ताकत थे।
इस एक एहसास ने अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने के फैसले को बहुत बहुत तेज़ कर दिया। हर महान कहानी की तरह इस कहानी का अंत भी एक गहरे रहस्य में डूबा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं नेताजी के जीवन के उस आखिरी अध्याय और उस विरासत की जो वो हमारे लिए छोड़ गए। सरकारी तौर पर तो ये कहा गया कि अगस्त 1945 में एक प्लेन क्रैश में नेताजी नहीं रहे। लेकिन इस कहानी पर आज भी इतने सवाल हैं, इतनी परतें हैं कि उनकी मृत्यु भारत के इतिहास का वो रहस्य बन गई है जो शायद कभी पूरी तरह से सुलझ न पाए। वो आज हमारे बीच हैं या नहीं, ये एक रहस्य हो सकता है, लेकिन उनकी विरासत अमर है। जय हिंद का नारा आज भी हमारे खून में जोश भर देता है। उनका एक मजबूत और आधुनिक भारत का सपना आज भी हमारा लक्ष्य है। और सबसे बढ़कर उनकी निडर देशभक्ति हमें हमेशा याद दिलाती है कि ये आज़ादी तोहफे में नहीं मिली, इसे कई तरह के संघर्षों और बलिदानों से जीता गया है। और अंत में हम उन्हें उनके उन शब्दों से याद करते हैं जो इतिहास में अमर हो गए हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने की भावना का प्रतीक है। तो अगली बार जब भी हम जय हिंद कहें तो उस महानायक के अदम्य साहस और देश प्रेम को जरूर याद करें।